Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली टर्की के इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रह चुके हैं। और रिसेंटली इस संडे को जो रन ऑफ इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे दो कैंडिडेट्स के बीच में, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट से बिल्कुल बात साफ हो गई है कि एर्दोगन वापस से राष्ट्रपति बन चुके हैं टर्की के, और इसी के साथ इनका तीसरा डिकेड भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ये इलेक्शन का जो पूरा रिजल्ट है कैसा रहा है, और जो दूसरे कैंडिडेट वो यहाँ पे कितने मार्क्स से यहाँ पे हार गए इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इस रिजल्ट्स के वजह से यहाँ पे हमें ग्लोबल ऑर्डर में क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, खासकर यहाँ पे भारत के एंगल से देखा जाए तो क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए कि नहीं है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा काम करता है टर्की का, उसको भी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मजेदार आज का सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो न्यूज की। तो प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं जिनका नाम है तैयब एर्दोगन, इन्होंने हाल ही में विक्ट्री को अच्छा खासा यहां पे हासिल कर लिया है, क्योंकि रिसेंटली यहां पे टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में कोई भी कैंडिडेट यहां पे नहीं जीता था, कोई भी 50% का जो एक आप कह सकते हो तो यहां पे एक जरूरत थी यहां पे पार करने की मेजॉरिटी की, कोई भी लीडर इसको अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें इसी संडे को रन ऑफ इलेक्शंस देखने को मिले बिटवीन दीज टू कैंडिडेट्स। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि हम देखो एर्दोगन एज वी ऑल नो इज वेरी मच फेमस फॉर हिज ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है, हम सबको पता है, और ये बोला जा रहा है कि अब तो यहाँ पे अब हमें कुछ ज्यादा ही प्रो लेवल का देखने को मिलेगा। चलो बहरहाल अब इसी के साथ ये तीसरे दशक में घुस चुके एज अ आई वुड से राष्ट्रपति, क्योंकि 2003 में ये चुने गए थे। राइट, चलो अब यहाँ पे इन्होंने अपने सपोर्टर्स को थैंक किया, सबको बोला कि भैया आपकी वजह से मैं बना हूं, थैंक यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट एंड ऑल। बट हाँ, आने वाले 5 साल तक तो आपको यहाँ पे एर्दोगन ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स किस प्रकार थे। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 99.43% जो आप कह सकते हो जो वोट्स थे they were counted, and out of this 99.43%, 52.1% अगर आप देखोगे तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के जो लीडर थे, इनका नाम है रिसेप तैयब एर्दोगन, इनको यहां पे दिया गया था। एंड अराउंड 47.9% अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे, इनका नाम है केमल किरदागलू। ये थोड़े से आप देख सकते हो कि वेरी मच सिमिलर टू महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनको यहाँ पे गांधी केमाल भी बोला जाता है, इनको यहाँ पे इतना परसेंटेज दिया गया था। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे जो 50% का जो यहाँ पे आपके से जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड थी, वो यहाँ पे बड़े आसानी से इन्होंने आप कह सकते हो एर्दोगन ने जीत लिया। देखो वैसे टक्कर तो बड़ी देखो तो करीबी मामला था यहाँ पे, बट चलो फिर एर्दोगन तो जीत गए। अब यहाँ पे बात करते दोस्तों हुआ क्या था। जैसे मैंने बोला था जो 50% का थ्रेशोल्ड जो हाल ही में जो हमें फर्स्ट चरण में देखने को मिला था, इसमें ना केमाल किरदागलू जीते थे और ना ही एर्दोगन जीते थे। ठीक है, अराउंड 49% तक यहाँ पे एर्दोगन पहुंच पाए थे, बट फिर भी लीड तब भी कर रहे थे। बट फिर वही बात होगी भैया 28 में को रन ऑफ होगा और इसमें यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे एर्दोगन जी जीत गए हैं। अब बात करते दोस्तों कि ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं ये क्या डिसाइड करेंगे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम। अगर मैं सिर्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ये पूरा फ्यूचर आपका डिसाइड कर सकता है। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो थे यहाँ पे, खासकर हम उस टर्की की बात कर रहे हैं जो एक नेटो का मेंबर भी है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 85 मिलियन आपके यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो जनता यहाँ पे रहती है, तो लगभग 8 करोड़ 50 तक मान लो। ठीक है, तो एक ऐसी कंट्री जो यहाँ पे पहले एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक पाथ में यहाँ पे मानी जाती थी, बट एर्दोगन के रूल के अंदर बोला जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, और खासकर यहाँ पे बोला जाता है कि बड़ा ही ऑथोरिटेरियन यहाँ पे रूल लाना चाहते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आई होप यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, ही वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। फिर यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था उसको यहाँ पे हटाया गया, उसका जो पावर था छीना गया, और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी बट हाँ ये कह सकते हो कि आपका इंस्टॉल किया गया था बाय द एर्दोगन। ठीक है, तो ये इनमें बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है। और खास ही खास यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। टर्की में लिविंग क्राइसिस चल रहे हैं और यहाँ पे करेंसी का इशू है, एंड एज वी ऑल नो दैट ही हैज अ वेरी की रिलेशनशिप विद द रशिया, मिडल ईस्ट एंड इवन विद द वेस्ट, क्योंकि एक नेटो का मेंबर है। मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला चरण हुआ था, मैंने इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आराम से डाल भी दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो 97% ऑफ जो बैलेट बॉक्सेस है, मतलब जो वोटर्स थे यहाँ पे उन्होंने पहले चरण में वोट दिया था, इसमें एर्दोगन को लगभग 49.39% वोट दिए गए थे, बट स्टिल इन्होंने 50% का जो यहाँ पे जो क्रॉस था ये इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, किरदागलू की बात करें सो ही अटेंड 44.92%, जो कि लगभग तो पीछे ही है। और यहाँ पे देखा जाए कि आपका यहाँ पे
ये दोनों के बीच में अभी बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। पर बहरहाल अब यहां पे बात करते हैं कि यहां पे जो टर्की का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, देखो हमारे भारत में तो बाई कैमरल सिस्टम है, राज्यसभा है, लोकसभा है, और हमारे यहाँ तो जो कैंडिडेट होता है ना उसको वोट दिया जाता है, यहां पे पार्टी को वोट नहीं दिया जाता है, ठीक है। बट टर्की में उल्टा होता है। टर्की में जितने भी जो आप कह सकते हो 600 मिलियन वोटर्स है ना, यहां पे क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट याद रखना दोस्तों कि प्रेसिडेंट में डायरेक्ट वोटिंग होती है, और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर यहां पे 50% यहां पे क्रॉस कर लेता है, मेजोरिटी पा लेता है, तो उसको यहां पे राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगर कोई भी यहां पे दोस्तों 50% का ये जो थ्रेशोल्ड इसको यहां पे नहीं कर पाता है, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द टू कैंडिडेट्स जो यहां पे सबसे मैक्सिमम यहां पे वोट शेयर हासिल किए। अभी देखो हुआ क्या था कि यहां पे टोटल 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, जिसमें से रन ऑफ में सिर्फ 2 ही आपको देखने को मिले जो सबसे ज्यादा वोट शेयर लिए हुए थे, ठीक है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते दोस्तों कि यहां पे ये जो यहां पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कैसे काम करता है। सबसे पहले इसका नाम है, टर्की का जो पार्लियामेंट है ये है ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, ठीक है। अब यहां पे देखोगे ये एक यूनिकैमरल सिस्टम है, इट इज नॉट लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे सेनेट होता है आपका यहां पे, वैसा नहीं है ना। ये एक यूनिकैमरल सिस्टम है और ये आपका 23 अप्रैल 1920 में बना था, और इसमें लगभग आपको 600 सीट्स देखने को मिलती है। और इसमें सबसे ज्यादा आपका यहां पे जो वोट शेयर आपका होल्ड करता था अभी तक, ये मतलब जो सीट्स आपका एक्वायर करता था वो आपका यहां पे जस्टिस पार्टी करता था, अराउंड आपका 285। तो यहां पे मेजोरिटी में आर्दुगन देखने को मिलते हैं। और यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी रन ऑफ का आपका समय आता है तब यहां पे जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं, वही यहां पे फिर रन ऑफ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, और यहां पे फिर जो 50% का यहां पे आंकड़ा पालेगा वो यहां पे प्रेसिडेंट बन जाता है, जैसे आर्दुगन बन गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहां पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना भारत में, और यहां पे बहुत फर्क है। यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जहां पे पार्टीज को वोट दिया जाता है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता। जैसे हमारे भारत में क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है ना, तो हमें जो हमारे लीडर खड़े होते हैं ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, ना कि आपका यहां पे पार्टी को, हम बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते, हम कैंडिडेट्स को वोट देते हैं ना। बट यहां पे ना पार्टी में वोट दिया जाता है, सो इट इज वेरी मच डिफरेंट। और ये एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी आपके यहां पे पार्टी को अगर यहां पे पार्लियामेंट में एंट्री चाहिए है, सो उस पार्टी को एटलीस्ट 7% ऑफ द वोट इसको हासिल करने पड़ेंगे। मतलब यहां पे टोटल वोट्स की अगर बात की जाए, देते भी यहां पे लोग वोट्स देते, उसमें से उस पार्टी को लगभग 7% तो हासिल करना ही पड़ेगा अगर उसे यहां पे पार्लियामेंट में एंट्री चाहिए, सीट चाहिए, या फिर वो अलायंस के थ्रू भी आ सकता है। तो ये कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आर्दुगन के अंदर जो इनका यहां पर पूरा शासन रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ा है ये टर्की की जनता को। देखो आर्दुगन का जो पहला जो आप कह सकते हो जो 10 साल था वो ठीक ठाक था, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की जा रही थी, एंड ही हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द वेस्ट ऑल्सो, ये अच्छी बात है। बट उसके बाद अगर देखोगे ना, फिर आपको सोशल और एक पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ही ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो आर्दुगन के रूल में सबसे ज्यादा इनमें आरोप यही लगा जाता कि इन्होंने बहुत ही इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ा दी, डेमोक्रेसी आपका खत्म कर दिया, अथॉरिटेरियन वाला पूरा आप कह सकते हो शासन लाया, और इन्फ्लेशन तो आपके यहाँ पे अराउंड 50%, यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत भी अगर परसेंटेज में चले जाता है सिंगल डिजिट में, तो हम यहाँ पे हाई तोबा करने लगते हैं। बट यहाँ पे बात की जाए तो अंडर द आर्दोगन यहाँ पे 50% इन्फ्लेशन चला गया इन द डबल डिजिट्स, एंड इवन द करेंसी ऑफ टर्की दैट इज लीरा, है ना। ये तो लगभग आपका जो इसका करंट वैल्यू था जो बहुत पहले था, उसका लगभग 80% अपना जो वैल्यू है वो तो उसने यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है, लगभग 5 सालों के अंदर। तो यहाँ पे करेंसी का बुरा हाल है, इन्फ्लेशन है, नौकरियां नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे वही थोड़ा इस्लामिक वाला आप कह सकते हो। देखो इस्लामिक कंट्री में अगर देखा जाए तो ये टर्की बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है ना एज कम्पेयर टू अदर इस्लामिक नेशंस। बट ये बोला जा रहा है कि इन पे आरोप है कि वापस से वही अथॉरिटेरियन वाला यहाँ पे सिस्टम ला रहे हैं। अब देखो ना, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे जो अर्थक्वेक रिसेंटली आया था, अगर आपको याद होगा, सीरिया में आया था और आपके यहाँ पे टर्की में आया था, ठीक है। तो इसमें कितना ज्यादा आप कह सकते हो करप्शन देखने को मिला, कई सारे लगभग 50,000 यहाँ पे जिंदगियां चली गई, और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए, और इससे पता चलता है कि कितना हाई लेवल का करप्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इन पे आरोप लगाया जाता है कि आपने यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस में यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस 2023 के टर्की इलेक्शंस में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए थे।
तो दोस्तों इनका पहला नाम है केमाल किरदागलू। इनको यहाँ पे गांधी केमाल से नाम से जाना जाता है। बहुत ही आप कह सकते हो कि ये उन्हीं पाथ में चलते, थोड़े गांधी फिलोसफी के बंदे हैं, ठीक है। और दूसरे आपके थे तैयब अर्दोगन, एज वी ऑल नो, है ना। फिर आपके थे मोहर्रम इनके, और एक थे आपका सिनान ओगन, ठीक है। ये दो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ खास वोट तो नहीं लिए, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला तो बात करते हैं केमाल किरदागलू, 74 ईयर से, ठीक है। बहुत बड़े, आप देख भी सकते हो इस इमेज में। ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के, है ना। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एक ब्यूरोक्रेट रह चुकी, ही वाज एक्चुअली अ सिविल सर्वेंट, राइट। और इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन दिस ब्यूरोक्रेसी, और ये आप कह सकते हो कि गांधी की फिलोसफी में बहुत ही ज्यादा फॉलो भी करते हैं। वेराज अगर यहाँ पे मैं अर्दोगन की बात करूं विद द एज ऑफ 69, ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को बिलोंग रहते हैं, अभी तक मेजोरिटी में थे, अच्छा खासा रूल किया इन्होंने। और यहाँ पे अगर देखा भी जाए, ही वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर, सो बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ही वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2003 टू 2014। फिर बाद में आप देख सकते हो 90, और यहां पे मेयर भी रह चुके हैं ना, मेयर भी आपके रह चुके हैं। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट 2014 के बाद से आप देखो तो ये प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पे उन्होंने पावर को थोड़ा शिफ्ट कर दिया था। एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग अर्थक्वेक डैमेज एंड इवन इन द इकोनॉमिकल क्राइसिस। चलो अब यहां पे बात करें टर्की इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। देखो टर्की एक इकलौता ऐसा कंट्री, देखो इफ यू सी दिस मैप, ये वेस्ट को और यहां पे ईस्ट को, मतलब यहां पे वेस्टर्न कंट्री एंड इवन द इफ यू कंसीडर द एशियन कंट्रीज, राइट, इनको कनेक्ट करता है। इट इज अ काइंड ऑफ की वे। तो यहां पे जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखा जाए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द पुतिन आल्सो, विद द इस्लामिक नेशन कंट्रीज एंड इवन विद द चाइना आल्सो, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका आप कैसे रिलेशनशिप है। वेस्ट से थोड़ा तंगी है डिस्पाइट इज अ मेंबर ऑफ नेटो, बट अगर देखो अब यहां पे तो ये जीत गए, अब 5 साल तो इनको और मिल गए, तो ऑब्वियस की बात है अभी अपना मनमानी थोड़ा करेंगे, वापस से एंटी कश्मीर स्टेटमेंट्स देंगे भारत में। और इवन हाल ही में G20 का समिट भी अटेंड नहीं किया, आपको याद होगा टर्की ने। तो ये अब आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलेगा। पुतिन से और ज्यादा इनका रिश्ता करीब होगा, वेस्ट से थोड़ा दूर ये भागेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे भारत के एंगल से देखा जाए तो देखो दोस्तों, ये रिलेशन तो कुछ खास आपका नहीं चलेगा। वापस से आपको वही एंटी कश्मीर स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे अर्दोगन से। और भारत को अभी जो, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने यहाँ पे इनको विश भी किया है, कई लोगों ने किया है, और बोला जो हमारा टाई है नॉर्मल जो जैसा था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, रिगार्डिंग जो आप ट्रेड का बोलो, डेवलपमेंट का बोलो, वो चलता रहेगा। चलो बहरहाल आने वाले टाइम में कुछ भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा तो मैं तो आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट में जाना है। इसके रिगार्डिंग हमने कोर्स लाया हुआ है, बहुत ही इफेक्टिव, अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो आपके लिए हमने बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए लाया हुआ है, इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस, इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।